तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। एक लंबे वक्त के बाद, क्योंकि पिछले 16 मई से अगर हम बात करें, कहानियां तो आपने लगातार सुनी लेकिन वो सारी रिकॉर्डेड थी। और मैंने आपको बताया था जाने से पहले भी कि अगले 20-25 दिनों तक कहानियाँ रिकॉर्डेड ही होंगी, क्योंकि मैं छुट्टी पर था और इंडिया में भी नहीं था, यूएस गया हुआ था। लेकिन कहानी एब्सेंट ना हो इसलिए मैंने वो सारी रिकॉर्ड की थी। शायद बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर को इसकी जानकारी नहीं थी। उनके लगातार मेल पड़ रहा था कि देश में बड़ी बड़ी खबरें हो रही हैं, यहाँ चुनाव भी, रिजल्ट भी आ गया, नई सरकार ने शपथ ले ली, आप इन सब की जानकारी नहीं दे रहे हैं, कुछ और क्राइम हुए उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं था नहीं, सारी कहानी रिकॉर्डेड थी। तो करीब 25 दिन की छुट्टी पहली बार अपने पूरे करियर में, लाइफ में पहली बार ली थी मैंने, प्रोफेशनल करियर में। अच्छा लगा, मज़ा आया, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि इस दौरान मुझे मैच देखने का मौका मिला, वर्ल्ड T20। और क्या मैच थे, चाहे आयरलैंड का मैच हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, या फिर यूएस पाकिस्तान का जो मैच हुआ वो भी जिस तरीके से यूएस ने हरा दिया। तो न्यूयॉर्क में मैच देखने का मौका मिला, एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ, वहाँ के स्टेडियम, वहाँ के एक नए माहौल में। और बाकी अमेरिका, चाहे कैलिफोर्निया हो, लॉस एंजलिस हो, वेगस हो, बर्नार्डिनो हो, न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो। तो आने वाले दिनों में इस अमेरिकी दौरे के बारे में मेरा जो अपनी सोच, अपना तजुर्बा है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। क्राइम तक फैमिली के मेंबर बड़ी तादाद में मुझे हर जगह मिले और बड़ा अच्छा लगा इतनी दूर जाने के बाद। वहाँ जब आप अपनी फैमिली के मेंबर मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और बहुत सारे लोग जिनसे बात हुई, मेल हुआ, मैसेज पे भी बात हुई और नहीं मिल पाया, तो उनसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए कि वक्त बड़ा कम था और ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो फिर कभी मुलाकात होगी। तो अमेरिकी दौरे के बारे में और वहाँ क्राइम तक फैमिली मेम्बर के बारे में डिटेल में आपको, अब चूँकि लौट आया हूँ तो बारी बारी से बताऊँगा। वहाँ की चीज़ें, वहाँ जो कुछ मैंने देखा, सोचा, समझा, वो आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आज की कहानी भी इसी अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए कि मुझे भी शायद पता तो था लेकिन इतनी गहराई में तब गया नहीं था। क्या हुआ कि जब मैं लॉस एंजलिस पहुंचा तो वहाँ दो हमारे बड़े ख़ास लोग, एक संजीव भाई और एक उनकी वाइफ, हमारी बहन सीमा जी। तो संजीव जी और सीमा जी, इन्हीं के साथ था मैं। और फिर इन्होंने लास वेगस का प्रोग्राम बना रखा था। तो ये हुआ कि वेगस जाना है, इन्होंने 4 दिन की बुकिंग भी करा रखी थी। अब मैं ये सोच रहा था कि वेगस में 4 दिन हम करेंगे क्या, क्योंकि वेगस एक तरह से कैसीनो और बाकी इन्हीं चीज़ों के लिए मशहूर था और है। लेकिन वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि वेगस का मौसम भी थोड़ा अजीब था, मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा है, आसपास रेगिस्तानी इलाका है। एक ज़माने में वेगस को कभी कहा जाता था डाकुओं का अड्डा, लेकिन अब वो टूरिज़्म और ख़ास तौर पर होटल इंडस्ट्री और कैसीनो इसी के लिए फेमस है। वीडियो गेम हो या फिर कैसीनो के ज़रिए सब कुछ चलता है। तो शुरू में बड़ा अजीब लगा था मुझे, 4 दिन क्या करेंगे, जब संजीव भाई ने कहा। लेकिन इसके बाद 4 दिन वहाँ रुका और 4 दिन के बाद मुझे लगा कि वाकई 4 दिन भी कम थे। क्यों कम थे वो भी आपको बताऊँगा, लगा ऐसा। लेकिन जब वेगस पहुँचा तो एक होटल में ठहरा। उस होटल का नाम, जो वेगस के अंदर होटल था, दुनिया में शायद और पता नहीं कहीं होता है कि नहीं होता है, कि लोग घूमने जाते हैं किसी शहर में, वेगस में लोग होटल में घूमते हैं। एक होटल दूसरे होटल के बिल्कुल आसपास कनेक्टेड है, होटल में आने जाने के लिए ट्रैम चलता है, आप उससे भी जा सकते हैं। और शहर छोड़ दीजिए, सिर्फ होटल घूमकर लोग वेगस से लौट आते हैं, क्योंकि हर होटल के अपना एक थीम है, अलग अलग तरीके से बना है। और सबसे बड़ी बात है कि हर होटल में कैसीनो है, वीडियो गेम है, जो लोग दूर दूर से खेलने आते हैं। तो हम जिस होटल में ठहरे उसका नाम था मैंडले बे, बहुत ही खूबसूरत होटल। और इस होटल की 58th फ्लोर, 58वीं मंजिल पर रुका था। अब ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी और इत्तेफाक से हमारे रूम के बिल्कुल बराबर में नीचे एयरपोर्ट। तो शायद 4 दिनों में मैंने जितने प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। तो पहले दिन तो उस होटल में रुका। उसके बाद अचानक मुझे संजीव भाई ने बताया कि इस होटल के बारे में आपको मालूम है कि यहाँ क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं।
फिर जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई तो मैं 7 साल पहले लौटा और मैंने कहा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था और देखा भी था टीवी पर। और उसके बाद मैं अचानक एकदम कि ये क्या, एक्चुअल में जिस होटल में मैं ठहरा था उस होटल में 7 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो अमेरिका की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज उसी होटल की पहले कहानी, मैंडले बे यही नाम है इस होटल का। इस होटल में करीब 4000 कमरे, 4000 रूम्स। अब अगर एवरेज एक रूम में 3 लोग भी ठहरते हैं तो लगभग 12000, किसी में 4-5 भी होंगे या 2 होंगे तो 10, मतलब 10,000 से कम उस होटल में कभी कोई रुकता ही नहीं है। एक पूरे मोहल्ले की आबादी समझ लीजिए आप। और करीब 62 फ्लोर्स हैं इस होटल पे, 62 मंजिल की होटल है। लेकिन इस होटल का 32वां फ्लोर बंद है 2017 से और अभी तक बंद है। और वही आज कहानी है। तो इस होटल में 62 फ्लोर, 4000 कमरे, नीचे वही कैसीनो, वीडियो गेम लोग खेलते हैं। मैंने भी खेला क्योंकि देखना चाहता था ये क्या होता है, लोग क्यों इतना खेलते हैं। और उस पर एक मैंने पढ़ा कहीं लिखा हुआ था कि यहाँ 17% लोग वो होते हैं जो जुआ खेलने के लिए आते हैं या वीडियो गेम खेलने के लिए आते हैं, और अराउंड 70% लोग यहाँ आने के बाद ये खेलने की आदी हो जाते हैं, लत लग जाती है। तो खैर इस होटल का अपना एक्सपीरियंस बाद में, पहले कहानी। 2017 की बात है, 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2016। 64 साल का एक शख्स जिसका नाम पैडक, वो इस होटल में चेक इन करता है। पैडक इससे पहले भी इस होटल में कई बार रह चुका था, 3 महीने पहले भी वो आया था और अराउंड $38,000 वो यहाँ से हार कर गया था वीडियो गेम और इन चीज़ों में, कैसीनो में। लेकिन वो अक्सर आया करता था, न सिर्फ मैंडले बे बल्कि वहाँ के और भी दूसरे होटल, जैसे एक ब्लाजियो भी होटल है उसमें भी ठहरा था, न्यूयॉर्क होटल है वहाँ भी वो ठहरा। और हर होटल में चूँकि वहाँ कैसीनो है, वेगास, इसी के ऊपर पूरा टूरिज़्म, पूरी इंडस्ट्री चलती है, तो अलग अलग होटलों में ठहरता था। और हमेशा जब भी वो आता वेगास तो करीब $1,00,000 तो उसके पास कैश होते हैं, बाकी कार्ड्स पैसे होते, वो खेलता और चला जाता। 25 दिसंबर 2017 को भी पैडक मैंडले बे में, उसने उससे पहले ही इस होटल में एक रूम बुक करा रखा था। चूँकि वो अक्सर आता था और बड़े बड़े पैसे खेलता था कैसीनो में, तो ऐसे लोग जो ज़्यादा पैसे लगाते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, उनके लिए होटल की तरफ से भी बहुत सारी सहूलियत, सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है। कई बार इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री रूम दिया जाता है। तो इस बार जब वो पहुंचा तो पैडक को इस होटल के 32वें फ्लोर पर रूम नंबर 135 ये दिया गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री रूम था, इसके कोई चार्जेस नहीं थे। हालांकि ये एक स्वीट था जिसका वैसे किराया करीब $400 के आसपास है। वेगास की एक ख़ास चीज़ ये है कि वहाँ पे जितने भी होटल हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आम अगर शहरों के बात करें न्यूयॉर्क या LA के मुकाबले। तो मुझे संजीव भाई ने ये बताया कि इसकी वजह है बिजनेस मॉडल उनका। होटल के रूम इसलिए सस्ता रखते हैं कि लोग आएंगे, सस्ता है तो ज़्यादा आएंगे और फिर कैसीनो जाएंगे। तो होटल के रूम को सस्ता रखकर बाकी की कमाई कैसीनो से आसानी से हो जाती है। यही सोचकर रूम के किराया ज़्यादा रखे नहीं गए। तो मैं भी जिसमें गया था अराउंड उसका शायद $100 पर नाइट था। तो अगर आप बाकी न्यूयॉर्क दूसरे सिटी के मुकाबले देखें तो ये सस्ता था, लेकिन होटल आलीशान है क्योंकि बाकी कैसीनो से वो अपना वसूल लेते हैं। तो पैडक को 32वें फ्लोर पर रूम नंबर 135 दिया गया। ये एक स्वीट था और उसको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री। वो आया और उसके बाद वो दोपहर तक अपने रूम में रहता, फिर दोपहर के बाद से वो देर रात तक कैसीनो में बैठा रहता। इस रूम में आने के 2 दिन के बाद पैडक ने फिर से एक और रूम लिया इसी 32वें फ्लोर पर। इस बार उसको रूम नंबर दिया गया 134, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री और एक स्वीट। 2 रूम अब उसके पास। होटल के स्टाफ से ये बहुत कम बात करता, सिर्फ 10 बार इसने टोटल बात की थी अगले 7 दिन तक इसने जब ये होटल में रहा था।
कुछ स्टाफ से इसने दोस्ती कर ली और जो सर्विस लिफ्ट है उस सर्विस लिफ्ट से अब आने के बाद 25 सितंबर को इसने चेक इन किया था। 27 सितंबर को इसने दूसरा रूम लिया 135। अब इसके पास 32वें फ्लोर पर 134 और 135 नंबर कमरा था। 26 सितंबर से अब इसने सर्विस लिफ्ट से कुछ इसके बैग होटल में आने लगे और इसके रूम में 25 ये जब होटल में आया तो सबसे पहले इसके एक साथ एक ही दिन सर्विस लिफ्ट से 7 बैग आए। अब चूंकि जो रूम में लोग ठहरते हैं गेस्ट, उनके सामान होते हैं बैग में, कपड़े वपड़े, तो कोई चेक तो करता नहीं है। तो 7 बैग पहले आए, उसके बाद फिर इसने 2 बैग अगले दिन मंगाया, फिर 6 बैग एक दिन और मंगाया और इसके बाद 2 बैग फिर एक दिन मंगाया। कुल मिलाकर इसके पास करीब 17 बैग थे, 17 या 18 बैग 2 रूम में। अभी उस रूम में रहता, दोपहर के बाद जाता नीचे कैसीनो में गेम खेलता और फिर ऊपर आ जाता। इसी दौरान में उस वक्त वेगस में हर वक्त कुछ ना कुछ वहाँ चलता रहता है। एक म्यूज़िक कंसर्ट था वहाँ पर और उसमें बड़े लोग आते थे और उसका क्लोजिंग सेरेमनी था और उस क्लोजिंग सेरेमनी में करीब 22,000 लोग पहुँचे हुए थे। अब ये बात है 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017। म्यूजिक कंसर्ट चालू था, 22,000 लोग मौजूद थे। अचानक जहां पर 22,000 लोग थे, इसी मैंडले बे होटल के 32वें फ्लोर से अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले 1-2 यूं ही फायर होता है, फिर एकदम अचानक ऑटोमेटिक राइफल से एक साथ बस्ट, यानी एक बार में 5-5, 6-6, 10-10 फायर हो रही है। इस दौरान में वहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ थे उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि लोग गिर रहे हैं, गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है। पैनिक इतना कि फिर सारे होटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। उन्हें यह था कि शायद हमलावर बाहर भी हो सकते हैं, ये एक टेररिस्ट हमला है, क्या है पता नहीं है। तो अब जो लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं वो भी फंस गए और इधर गोलियां लगातार चलती रहीं। 10:05 रात का वक्त था जब गोलियां चलनी शुरू हुई और 10:15 अगले 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। एक अकेले शख्स ने 1000 राउंड गोलियां चलाई और 60 लोगों को मारा। और यहीं पे याद आया कि ये जो हथियार है उसने कैसे हथियार जमा किए थे। आनंद पाल सिंह, एक गैंगस्टर और रॉबिन हुड, ये कहानी है कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप सुन सकते हैं। इसलिए कि आनंद पाल सिंह भी वो गैंगस्टर है जिसे हथियारों का बड़ा शौक था और फिर कैसे उसका एनकाउंटर होता है। पर एक दूसरा पहलू भी है कि लोग उसे रॉबिन हुड भी कहते हैं। तो कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कहानी है आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिन हुड। ये जरूर सुनिएगा। कुकू एफएम एक बेहद तेजी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। जब गोलियों का शोर थमा तो इस होटल के अंदर 60 लाख, बल्कि 60 लोग, माफ किए, कुल 60 लोगों की मौत हो चुकी थी और करीब 900 ऐसे लोग थे जो गोलियों के छर्रे से या भगदड़ में एक दूसरे के गिरने से घायल हो चुके थे। अब इतनी देर में सिक्योरिटी स्टाफ सारे अलर्ट हुए। गोलियां जिस तरीके से चल रही थी, लोग जिस तरीके से गिर रहे थे, पूरा अफरी तफरी का माहौल, हज़ारों की भीड़, 22,000 लोग तो म्यूज़िक कंसर्ट में, इसके अलावा कैसीनो में कई 100 लोग, होटल में अलग अलग और गेस्ट, 4000 कमरे हैं, उसमें भी बहुत सारे गेस्ट। तो फौरन 32वें फ्लोर की तरफ लोग भागे, सिक्योरिटी गार्ड भागे। उन्होंने हर तरफ देखा, तभी उन्हें लगा कि एक रूम ऐसा है जिस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ कुछ ऐसे सेंसर और बाकी चीज़ें लगी थी कि रूम का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला हो तो स्टाफ को पता चलता है। और इत्तेफाक से कुछ लोगों ने देखा था कि जहाँ पे कंसर्ट में गोलियाँ चल रही उसका डायरेक्शन क्या है।
तो सिक्योरिटी स्टाफ जब पहुंचे 32वें फ्लोर पे तो उन्होंने देखा कि रूम नंबर 135 का दरवाज़ा खुला है। बड़े संभल कर उन लोगों ने जब अंदर दाखिल होने की कोशिश की तभी उन्हें फिर से गोली चलने की आवाज़ आई। इसके कुछ देर के बाद सिक्योरिटी स्टाफ रूम नंबर 135 32nd फ्लोर पे दाखिल होता है तो वहाँ एक शख्स खून से लथपथ लहूलुहान पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद पता चला कि शख्स कोई और नहीं, इस होटल में रुका हुआ एक गेस्ट पैडक है, 64 साल जिसकी उम्र है। और अब जब पुलिस ने देखा तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। खैर, इसके बाद उसके कमरे की जब तलाशी ली गई तो सिक्योरिटी स्टाफ जितने भी थे सब उनकी मतलब एक तरह से हवा खराब। उस कमरे में 15-17 बैग के अंदर 15 अलग अलग तरीके के हथियार, राइफल से लेके पिस्टल से लेकर, और अभी भी अनयूज्ड जो गोलियां, मैगजीन बैग में भरे पड़े में। ऐसा लगता था जैसे मानो कोई शख्स पूरे शहर को मौत के घाट उतारने आया, इतने हथियार थे। खैर, इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गिनती हुई 60 लोगों की मौत हो चुकी थी। 59 उस वक्त हुई थी, एक को गोली लगी थी, वो सीरियस कोमा में। कुछ वक्त के बाद उनकी मौत हुई तो कुल 60 कैजुअलिटी हुई, 60 लोगों की मौत हुई और 900 लोग घायल हुए थे। अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ा शूट आउट कभी नहीं हुआ। तो पहले लगा कि इसके पीछे पता नहीं किसकी साजिश है, FBI को भी मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन फिर सारी चीज़ें आकर छानबीन के बाद मिस्टर पैडक पर ही रुक गई कि एक अकेले शख्स ने किया था, ना इसके पीछे कोई टेरर एंगल था ना कुछ और। जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो पैडक है वो वेगस से करीब 100 मील दूर का रहने वाला रिटायर्ड पोस्टल सर्विस जो पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें काम करता था। उससे रिटायर हुआ, उसके बाद उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। उसके पास ठीक ठाक पैसे थे और हर 3 महीने में वो वेगस के अलग अलग होटल के अलग अलग कैसीनो में पहुंच जाता था और वो वीडियो गेम एक तरह से जो है उस पर खेलता, उस पर अपने पैसे लगाता, जीतता हारता। जब भी पहुंचता करीब $1 लाख तो कैश लेकर जाता, बाकी उसके पास कार्ड होता। चूँकि ये वीडियो गेम वहाँ पर अकेले आप बैठ के खेलते हैं तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा जानता नहीं, आपका कोई पार्टनर नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल था। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें आई, टेरर एंगल आया, फिर आया साजिश के पीछे कई और लोग हो सकते हैं, ये भी आया कि शूटर एक से ज़्यादा है। लेकिन फिर FBI की जो पूरी जांच हुई और उस जांच की जो आखिरी रिपोर्ट 2019 में आई, 2 साल के बाद, जो पैडक है उसके तमाम, उसकी 2 शादी हुई थी, दोनों बार डिवोर्स हो गया था। उसके बाद एक उसके लास्ट में गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड और बाकी जितने भी करीबी लोग थे उनसे जब पूछताछ हुई तो FBI की जो फाइनल रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया कि इस शूटआउट के पीछे की असली वजह क्या थी, इस पर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितनी इंट्रोगेशन हुई, लोगों से पूछताछ हुई, उसमें एक चीज़ सामने आई, वो ये कि पैडक को कैसीनो में जाने और इस तरह के वीडियो गेम इसको खेलने की लत थी। हालांकि माली हालात उसकी ख़राब नहीं थी, रियल एस्टेट का बिजनेस था, वो मकान या फ्लैट ख़रीदता बेचता, उससे ठीक ठाक पैसे होते। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट से पहले उसने अपने घर पे भी पैसे भेजे थे। तो फिर ऐसा क्यों? तो उसने अपनी करीबी और गर्लफ्रेंड से एक बात कही थी। वो अक्सर वेगस जाया करता था, उसे इसीलिए जाता था क्योंकि वहाँ कैसीनो है। तो वेगस में जो लोग ज़्यादा पैसे खेलते हैं वीडियो गेम पे और इन चीज़ों पर, उनको बहुत सारी सहूलियत दी जाती है। उनको वेगस में घूमने के लिए, होटल में ठहरने के लिए, जैसे मैंने कहा, फ्री स्वीट, अलग से उनकी और खातिरदारी होती है। तो इसका मानना था पैडक का कि जिस तरीके से वो आता है और इतने पैसे खर्च करता है, उसके मुकाबले जो VIP और इस तरीके के बड़े दांव खेलने वाले जो लोग हैं, होटल के लोग उनके साथ सही सलूक नहीं करते। मतलब आम लोग जो आते हैं वीडियो गेम और कैसीनो में जो भी खेलने के लिए, उनमें और जो बड़े दांव लगाने वाले लोग हैं, उन दोनों के बीच में जो फ़र्क होना चाहिए वो उतना नहीं है। तो एक तो ये था।
दूसरा वो थोड़ा सा डिप्रेशन का भी कुछ शिकार चल रहा था। लेकिन ये चीज़ें उसने अचानक नहीं की, ये उसने पूरी प्लानिंग के साथ की। उसने करीब कहते हैं कि सारे जो हथियार थे वो लीगल तरीके से खरीदे थे, और ये हथियार उसने काफ़ी पहले से खरीदने शुरू कर दिए थे। बाद में उसने इन हथियारों को अलग अलग खेप में, अलग अलग सूटकेस में रखकर होटल तक मंगवाया, कमरे में ले गया। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता था कि वेगस के इस मैंडले बे होटल में एक एनुअली सालाना म्यूज़िक कंसर्ट होता है, और वो शायद 27 सितंबर से शुरू होना था और 1 अक्टूबर को उसका क्लोजिंग सेरेमनी था। और क्लोजिंग सेरेमनी में एक बड़ा कोई सिंगर आया था, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग होते, करीब 22,000 लोग वहाँ पहुँचे थे। तो ये जब सारी जानकारी थी तब उसने इसी डेट में इस होटल के 2 सूट बुक कराए थे। तो ये सारी चीज़ें ये थी कि उसने ये अचानक नहीं किया, पूरी प्लानिंग के साथ की, तमाम आर्म्स एमुनेशन सब कुछ लेकर आया। 1000 राउंड, 100 राउंड नहीं, 1000 राउंड उसने गोलियां चलाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं दिवाली के पटाखे कोई छोड़ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत उसने की, और थोड़ा सा उसका कुछ डिप्रेशन और बाकी चीज़ें थी। लेकिन वो नाराज़ था इस जो कैसीनो में आकर खेलने वाले लोगों के बीच में जो एक फ़र्क होना चाहिए, एक बड़े दाव एक छोटी रकम लगाने वालों में, उसको लेकर था कि उस हिसाब से होटल उन लोगों को तवज्जो नहीं देती। और फिर ये उसने सब कुछ किया। लेकिन FBI की रिपोर्ट में ये भी है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद उसने होटल के रूम में खुद को भी एक गोली मारी। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे ये थे कि सच ये है कि नहीं, आज भी उस पर पर्दा है। पर 2019 की FBI की फाइनल रिपोर्ट जो कोर्ट में सबमिट की गई और जो पब्लिक भी की गई, उसमें यही था कि वो शायद, उसमें भी है कि 100% यही रीज़न हो, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जितनी इन्वेस्टिगेशन की उसके मुताबिक यही है कि वो इस वेगस के तमाम कैसीनो और जो बड़े बड़े होटल्स हैं, क्योंकि उसी में कैसीनो है, उनके रवैये से वो नाराज़ था। लेकिन आप सोचिए कि एक शख्स इस नाराज़गी के चक्कर में 60 लोगों को मार देता है और करीब 900 घायल होते हैं। तो जब मैं इसी मैंडले बे होटल में पहुंचा तो मुझे ये कहानी नहीं मालूम थी कि, मतलब ये तो जानता था कि एक शूट आउट हुआ 2017 में, लेकिन यही मैंडले बे होटल है जिसमें मैं रुकने जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। वो तो संजीव भाई ने जब रिसेप्शन पे पहुँचे तब बताया, तो फिर मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने पता किया तो पता चला 32nd फ्लोर, रूम नंबर 135, 134। अब क्राइम रिपोर्टर हैं तो फिर थोड़ा सा तो वो होगा कि उस फ्लोर पे जाया जाए, देखा जाए। लेकिन पता चला कि फिर मतलब फ़ौरन वो सारी चीज़ें रह गई कि 32nd फ्लोर तो बंद है। अब सोचिए कि एक होटल जिसमें 4000 कमरे हो, उसके एक फ्लोर पे कितने कमरे होंगे। लेकिन मालूम हुआ कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद से ही ये 32nd फ्लोर अभी भी बंद है। आज 7 साल हो गए, हम 2024 में, और उस पर कोई नहीं जा सकता। फिर मैंने सोचा कि कुछ और रास्ता होगा वहाँ तक जाने का। तो इस होटल में अब चूँकि 62 फ्लोर है तो एक लिफ्ट का तो मतलब नहीं बनता, तो उन्होंने लिफ्ट का सिस्टम ऐसे कर रखा है कि सपोज़ 1 से 10 फ्लोर तक एक लिफ्ट होगी, 10 से 15, 16 तक दूसरी, उसके बाद उसी तरह बढ़ती जाती है। तो जैसे जहाँ मैं 58 फ्लोर पे था तो वहाँ 51 से शायद 59 तक की थी बस। तो मैं उस लिफ्ट से और किसी फ्लोर पे नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने इस दौरान जहाँ जहाँ ये लिफ्ट लगे तो हर फ्लोर को तो नज़र आ गया मुझे यहाँ है, लेकिन किसी भी जगह पर 32nd फ्लोर लिखा दिखाई नहीं दिया, और 32nd फ्लोर पर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। तो उस फ्लोर पर तो जा नहीं पाया। लेकिन जब ये कहानी सुनी तो उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि आखिर क्या है ये वीडियो गेम के नाम पर कैसीनो में क्या कुछ होता है। और वहाँ 4 दिन में रुका। तो इसको जानने के लिए कई वीडियो गेम, जैसे 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एक मिस्टीरियस लैम्प हो या फिर गोल्डन फिश हो और पता नहीं एक ब्लैक जैक, शायद बहुत सारी मशीनें, उस पर दिन रात लोग बैठे रहते हैं। वहाँ के वेगस के किसी भी कैसीनो में आपको कोई घड़ी दिखाई नहीं देगी ताकि टाइम का पता ही नहीं चले, चाहे वो सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, आपको हर वक्त लोग मिल जाएंगे वहाँ खेलते हुए। जब मैंने पता किया कि वेगस में
ये जो कैसीनो और ये जो पूरा वीडियो गेम है ये इतना पॉपुलर क्यों है, इतने लोग क्यों आते हैं पूरी दुनिया से। तो इनका अगर आप बिजनेस देखें, जो 2023 की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो रेवेन्यू है सिर्फ वेगस के कैसीनो का $10 बिलियन, $10 बिलियन एक साल का। 2023 का ये लास्ट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए $10 बिलियन कितना होता है। और वेगस बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत ही छोटा सा शहर है। और सिर्फ इसी के लिए, मतलब ये होटल, ये दुनिया का इकलौता है जिसमें सिर्फ लोग होटल में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर होटल में कैसीनो, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। तो आबादी कम, लेकिन पूरी दुनिया से टूरिज्म के हिसाब से देखें तो वेगस की अपनी जगह है और उसकी वजह ही कैसीनो है। तो आजमाने के लिए मैं भी कई मशीन पर बैठा था, कई वीडियो गेम खेला, और इत्तेफाक से एक वक्त मैं और संजीव भाई बैठे हुए थे। अब जिस मशीन पे या जिस वीडियो गेम पे बैठा था, मुझे 2-3 ये तो पता चल गया था कि क्या होता है मिस्टीरियस लैंप और गोल्डन फिश, पर उस दिन जहाँ पे बैठा मुझे आइडिया नहीं था कि ये कौन सा है, लेकिन फिर भी बैठा हुआ था तो बटन दबा दिया, संजीव भाई ने पैसे डाल दिए। उसके बाद अचानक पता नहीं क्या तुक्का था, $858 वो निकल आया। तो कहते हैं कि यहाँ सब नसीब का खेल है, लेकिन इन 4 दिनों में जो मैंने पाया वो ये है, और जो भी वहाँ रेगुलर जाते हैं उनका ये है कि ये जो सारा गेम होता है ये जाहिर सी बात है इंस्टॉल है, इन सब की एक प्रोग्रामिंग हुई भी है। तो लोग जीतते तो हैं, लेकिन असली जीत कैसीनो चलाने वाले की होती है, उन होटल वालों की होती है, क्योंकि हर गेम का एक फॉर्मेट है, हर गेम की एक प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से कब कौन कितनी दिन भर में वो जिताएगा और कितनों को हराएगा वो सब तय होता है। तो मान के चलिए कि ऐसी जगह पर जाने के बाद लालच में इंसान बर्बादी होता है और कुछ नहीं होता। तो ये थी उसी मैंडले बे की, वेगस की कहानी। इस दौरान में मैंने जैसा कहा कि अभी लौटा हूँ और अभी जेट लैग भी है, क्योंकि कल ही आया हूँ और दिन रात का सारा उलट पुलट हो चुका है। तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा नॉर्मल होऊंगा, फिर नॉर्मल कहानी की तरफ भी आऊँगा। जो रिकॉर्डेड कहानियाँ थी अब लाइव, तो बर्थडे विशेज़ और मैरिज एनिवर्सरी इसका सिलसिला भी अब कल से शुरू कर दूँगा। और अमेरिका में क्राइम तक फैमिली मेम्बर, अमेरिका का तजुर्बा, वो भी आपके साथ कल से अलग अलग शेयर करूँगा। लेकिन आज इस कहानी और इस कहानी के लिए ख़ासतौर पर संजीव भाई, सीमा जी, आप दोनों का शुक्रिया। आपने जो कंपनी दी वाकई उसका शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा परमिंदर रसिया एंड फैमिली, परमिंदर साहब थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पर गूगली जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे आप लोग मिले मुझे वहाँ। नितिन जॉली उर्फ सनी भाई, सोनी भाई, थैंक यू नितिन भाई। आपने जो देखा, मतलब नितिन के बारे में क्या बोलूँ आपको। मैं जहाँ था वहाँ से करीब 2 घंटे की ड्राइव थी, और ये सिर्फ 5 मिनट के मिलने के लिए 2 घंटा ड्राइव करके पहुँच गया। तो नितिन भाई, आपकी वाइफ, दोनों का दिल से शुक्रिया। साथ ही कुलविंदर पाजी न्यूयॉर्क में मिले और इन्होंने मुझे इंडिया आयरलैंड का मैच दिखाया, लेकर गए। थैंक यू सो मच। आप और आपका पूरा परिवार वाकई बहुत ही अच्छे लोग हैं आप, दिल से शुक्रिया कुलविंदर पाजी। इसके अलावा नंदा फैमिली जी, थैंक यू सो मच। तो इन सब के बारे में भी जिक्र करूँगा, और बहुत सारे लोगों से जो नहीं मिल पाया उनके बारे में भी जिक्र करूँगा, और आपको अपने अमेरिकी यात्रा के बारे में बताऊँगा कुछ दिलचस्प चीज़ें भी आने वाले दिनों में। तो आज कहानी में इतना ही, क्योंकि 25 दिन के बाद, शायद 25 ही दिन हुए लौटा हूँ, और आज दोबारा से कहानी शुरू। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM में 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो आज कहानी में इतना ही। कल से अब आपसे मुलाकात होगी रोज़ाना, मतलब संडे छोड़कर। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।